भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो प्यारे साथी, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। यहाँ पर डी आपका आंसर राइट हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है, या ध्वनि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ध्वनि। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा नासिक के व्यंजन है। तो नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये ध्यान रखोगे। देखिए, नासिक के व्यंजन में ये अड़ा आता है, यहाँ आता है, अड़ा आता है, ना आता है और माँ आता है। ये सब नासिक के व्यंजन है। तो यहाँ पर यहाँ आपका आंसर राइट हो जाएगा, यानी बी वाला आपका आंसर राइट होगा। नासिक के व्यंजन कौन से हैं? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। ए, सी और डी गलत हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है। तो आपको ये बताना है कि ये किस वर्ग के व्यंजन है। तो या, रा, ला, वा की बात करें तो ये अंतस्थ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। या, रा, ला, वा। यहाँ पर आपको एक चीज और बता देते हैं, जैसे तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन क्या होते हैं? जैसे चा से स्टार्ट होते हैं। चा वर्ग के सारे व्यंजन तालव्य व्यंजन है। जैसे चा है, छा है, जा है, झा है, या है। ये सब तालव्य व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जैसे ये वाला सा की आवाज निकलता है, ये सा है। जितने भी सा हैं और उसके साथ साथ हा, ये सब ऊष्म व्यंजन है। ओष्ठ व्यंजन क्या होते हैं? तो आपको पता होगा, पा, फा, वा, भा। पा वर्ग के जितने भी व्यंजन है वो सब ओष्ठ्य व्यंजन है। तो यहाँ पर आपको जो पूछा गया था, या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है, तो आपको याद रखना है ये अंतस्थ व्यंजन है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप गलत करके नहीं आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर आपको देखना है कि जल्दी कैसे लिखा जाता है। तो जल्दी बी ऑप्शन में राइट है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में जल्दी सही लिखा है, बाकी सारे ऑप्शनों में गलत है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आपको देखना है कि रासायनिक सही तरीके से कैसे लिखा जाता है। तो रासायनिक अगर आप देखेंगे बी ऑप्शन में, ये सही लिखा है, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत है और डी ऑप्शन गलत है। एक ही ऑप्शन है जो बी वाले में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो आपको ये बताना है कि जो परोपकार शब्द लिखा गया है इसमें कौन सी संधि है। तो यहाँ पर आप देखोगे परोपकार में कौन सी संधि है। जब भी कभी भी किसी, आप अगर संधि की पहचान मैं कहता हूँ कि क्या पहचान है, जैसे एक गुण संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो, जब भी कभी किसी भी शब्द कोई भी लिखा है जिसमें एक की मात्रा हो या डबल मात्रा हो, एक की मात्रा हो तो वो गुण संधि होगी, या ओ की मात्रा हो तो वो भी गुण संधि होगी, आय की मात्रा हो या औ की मात्रा हो, औ की मतलब डबल मात्राओं के साथ डंडा लगाओ। तो ये देखो, अगर ये किसके हैं? गुण संधि के उदाहरण है, ये वृद्धि संधि के उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ रहा है, इसमें शब्द में देखो ओ की मात्रा पकड़ रही है। तो ओ की मात्रा किसमें आती है? गुण संधि में आती है, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें विसर्ग संधि है। देखो, उज्ज्वल अगर आप देखते हो इसमें व्यंजन संधि है। अगर राजेंद्र देखते हो, अभी मैंने कहा ए की मात्रा हो रही है, यानी गुण संधि है। दुर्गम में भी विसर्ग संधि नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निश्चल, नि प्लस चल, यानी निश्चल मिलकर बनता है। तो यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण देखने को बी ऑप्शन में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, अन्वय
का सही संधि विच्छेद बताना है। देखो अन्वय एक शब्द लिखा गया है, इसको आपको तोड़ना है। संधि विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना, संधि के नियम के अनुसार उसको अलग करना होता है। तो अन्वय का सही संधि विच्छेद होता है अनु प्लस अ। अनु प्लस अ यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? आपका होगा अनु प्लस अ। और ये किस संधि का उदाहरण है? तो आप कह सकते हो सर ये ईयड़ संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का? ईयड़ संधि का उदाहरण है। आपको क्वेश्चन में 3 चीजें तैयार करनी होती हैं संधि में। एक तो आपको संधि का नाम पूछा जाता है, दूसरा संधि विच्छेद करना होता है, तीसरा संधि कौन सी है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो मैं कहूंगा कि आप संधि को तैयार करते चलिए, संधि से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपको ये बताना है कि किस में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखो उपकार लिखा है, लाभदायक लिखा है, पढ़ाई लिखा है, अपनापन लिखा है। तो इनमें से आपको बताना है कि उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है किसी के आगे लगाओ। जैसे कार में उप लगा दो तो उपकार हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लाभदायक में अक इसमें लगा है तो अक आपका किसका कार्य करता है? प्रत्यय के रूप में काम करता है। पढ़ाई में ई काहे का काम करता है? आई। पढ़ाई में आई आपका काम करता है प्रत्यय का। अपनापन में पन जो शब्द लगा है वो प्रत्यय के रूप में लगा है। तो यहाँ एक ही ऑप्शन है। जैसे उप है, उप क्या है? उप किसके रूप में काम करता है? उपसर्ग के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपको ये प्रत्यय बताना है कि कनिष्ठ एक शब्द लिखा है, इसका प्रत्यय क्या होगा। तो यहाँ आप देखेंगे कनिष्ठ में प्रत्यय के रूप में इष्ट लगा है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जितेंद्र। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? यहाँ पर आपसे समास पूछा गया है। समास आपको बहुत ध्यानपूर्वक तैयार कर लेना है क्योंकि समास से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो जितेंद्रिय में देखो, जितेंद्रिय का मतलब होता है जो अपने इंद्रियों को जीतने वाला। इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर तीसरे पद को संकेत कर रहा है। इंद्रियों को जीतने वाला कौन होता है? तो इंद्र होता है। तो इंद्र किसके लिए कहा गया है? बहुव्रीहि समास के रूप में प्रयोग होता है, यानी आपका वी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में देवासुर में कौन सा समास है? देखो देव अलग लिखा है, देव प्लस असुर अगर ऐसे बना जाए असुर, तो देव असुर देवासुर बन गया है। तो देव मतलब भगवान, असुर माने दानव। तो देखो दोनों पद अलग अलग हैं, देवता और असुर दानव दोनों अलग अलग हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देवासुर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। यहाँ पर आपको डी ऑप्शन पर जाना है। डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 13 में विभा विभावरी विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो यहाँ पर आपको देखना है विभावरी किस प्रकार का शब्द है। तो यहाँ पर ये विभावरी तत्सम शब्द है। तत्सम संस्कृत के भाषा को ज्यों के त्यों प्रयोग किया गया है, उसे तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पर विभावरी जो है वो तत्सम के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कौन सा शब्द देशज नहीं है? आपको बताना है जी ऐसा शब्द कौन सा है जो हमारे देश का नहीं है। तो देशज शब्द वे होते हैं जो हमारे देश से नहीं लिए गए होते हैं। देशज शब्द वे होते हैं जो हमारे देश से ही बने होते हैं और देश में ही उसका प्रयोग होता है, तो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे डिबरी देशज शब्द है, पगड़ी देशज शब्द है, डोर देशज शब्द है, लेकिन पुष्कर देशज शब्द नहीं है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि पुल्लिंग कौन सा है।
कपट है, सुंदरता है, मूर्खता है, निद्रा है। तो यहाँ पर कपट आपका क्या है, पुल्लिंग है, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा आपका आंसर राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक 15 क्वेश्चन आपने देखे और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए। पसंद आ रही है वीडियो, लाइक करो। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको इस चैनल को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है तो आपका साथ चाहिए, साथ चाहिए, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारा साथ देंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पर आपका के लिए किस चार कारक के लिए प्रयोग होता है, तो आपका संप्रदान कारक के लिए प्रयोग होता है। यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्ष पर पक्षी बैठा है। तो बैठे हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में पर कौन सा कारक के रूप में प्रयोग कर रहा है, कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपादान कारक। यहाँ पर एक कारक आपको ध्यान रखना है, अधिकरण कारक। अधिकरण, यहाँ पर आपका जो सही का आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक, क्योंकि इसमें ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर हम चारों ऑप्शन गलत हैं आपके। आपका ए आंसर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। पर किसके लिए, किस कारक का संकेत देता है, तो पर अधिकरण कारक के लिए संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। यानी वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो हम कह सकते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण की यह डेफिनेशन है, आपको लर्न करते हुए चलना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 19 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। यहाँ पर आपका सौंदर्य है, बेकारी है, वृक्ष है, फुफेरा है। यहाँ पर आपका विशेषण पूछा गया है, तो विशेषण किस ऑप्शन में होगा, तो विशेषण आपको ध्यान रखना है, फुफेरा में विशेषण छिपा है, यानी ए और डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं हुआ होगा। यानी आपका फुफेरा, फुफेरा में विशेषण छिपा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, यानी कितने प्रकार होते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं प्यारे साथी, आपको एक बार कमेंट में बता देना है सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके परीक्षा में आ सकता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करते चलिए। और उनके नाम भी, सर्वनाम के देखिए 6 भेद होते हैं, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दो। मैं कहूंगा कि आप इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे और आपका साथ रहेगा तो इस चैनल पर बहुत सारी चीजें आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।